तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिमिनल्स कोरिया से भागकर फिलीपीन चले गए थे, उन्हें दोनों देशों के नेगोशिएशन करने के बाद फ्लाइट से वापस कोरिया लाया जाता है। यहाँ एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा पुलिस होती है, मगर तभी एक आदमी एक क्रिमिनल के पास आने लगता है, क्योंकि इस क्रिमिनल ने इस आदमी को लूटकर उसे बर्बाद कर दिया था और इसीलिए अभी ये आदमी यहाँ पर काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे क्रिमिनल के साथ कुछ लोग भी मर जाते हैं। अब इसके बाद कहानी साल 2022 में आती है, जहाँ अब एक बार फिर से कोरिया से भागे हुए कैदियों को फिलीपीन से वापस लाए जाने की तैयारी होती है और पिछली बार के धमाके को देखकर इस बार सभी क्रिमिनल्स को कार्गो शिप से कोरिया लाया जाने लगता है और इन्हें सही सलामत कोरिया लाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की यूनिट भी होती है। अब इसके बाद हम सभी क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्हें शिप से लाया जाता है। यहाँ स्पेशल फोर्स का हेड सियोकवू सभी क्रिमिनल्स को चेक करता है। तभी सबसे खतरनाक क्रिमिनल जोंगडू सियोकवू से उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे सियोकवू को गुस्सा आता है और वो जोंगडू को पीटता है और उससे कहता है कि पुलिस को इतना कमजोर मत समझना। यहाँ पर दूसरे क्रिमिनल भी जोंगडू को पिटता हुआ देखकर शोर मचाने लगते हैं, लेकिन पुलिस मार मार कर उन्हें शांत करा देती है। अब इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को कार्गो शिप में लाया जाता है, जिससे इन्हें कोरिया आना था। साथ ही हम यहाँ पर VTS नाम की एक यूनिट को भी देखते हैं, जो कि इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रही थी और इस यूनिट का हेड वोंग नाम का एक आदमी था, जो कि शिप पर मौजूद उन सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देने वाला था और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट वोल्फ हंटिंग होता है। इस तरफ शिप पर अब सभी कैदियों को दो के ग्रुप में सेल में बंद कर दिया जाता है और इन सभी क्रिमिनल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल जोंगडू ही होता है, जिससे कि हेड सियोकवू बात करता है और हमें पता चलता है कि जोंगडू को तेहरा मर्डर करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन मुजरिमों में एक ली नाम का आदमी भी होता है, जो कि खामोशी से एक जगह पर बैठा रहता है, लेकिन उसने इतने ज्यादा क्राइम किए होते हैं कि सरकार ने उसके खिलाफ रेड नोटिस दिया होता है। यहीं पर कुछ फीमेल क्रिमिनल्स भी होती हैं, जिन्हें संभालने का काम डायोन नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। यहाँ अब सभी कैदियों के उनके सेल्स में बंद होने के बाद सियोकवू इन्हें यहाँ के कुछ रूल बताता है और फिर पायलट को शिप आगे बढ़ाने का सिग्नल देता है और अपने ऑफिसर्स को भी स्ट्रिक्ट और सावधान रहने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वोंग और उसके साथी काफी जल्दी से शिप के ऊपर पूरा कंट्रोल बना लेते हैं और ये लोग शिप के ऊपर पूरी नजर रख रहे होते हैं। अब इसके बाद हम शिप पर सभी लोगों की देखभाल करने आए हुए एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी साथी से छुपकर कुछ दवाइयों को एक बैग में डालता है और कहीं पर जाने लगता है। इस तरफ अब सियोकवू के सभी ऑफिसर्स सियोकवू को आराम करने के लिए बोलते हैं और खुद सभी कैदियों को खाना देने जाने लगते हैं और इनके साथ यहाँ पर शिप के स्टाफ के कुछ लोग भी होते हैं और अब कैप्टन शिप आगे बढ़ा देते हैं और कोरिया जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी अपने टैब में एक रास्ता देखते हुए शिप के बेसमेंट में जाने लगता है। यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स कैदियों को खाना खिलाने लगते हैं और तभी एक स्टाफ मेंबर कैदियों को आजाद करने के लिए लॉक पर छोटा सा कट लगा देता है। वहीं वो डॉक्टर भी अब शिप के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक कैदी दिखाई देता है, जिसकी आंखों को बंद किया गया था और साथ ही इस कैदी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वहीं वोंग को भी एक टॉप सीक्रेट फाइल मिलती है, जिसमें कुछ पुराने जापानीज कैदियों की फोटो थी और इन्हीं जापानीज कैदियों में एक आदमी भी होता है जिसका निकनेम अल्फा होता है। वहीं पर वो डॉक्टर अब उसी आदमी अल्फा को चेक करता है, जिसे देखकर उसकी हालत भी खराब हो जाती है। अब इसके बाद डॉक्टर अल्फा को सुलाए रखने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इस तरफ शिप पर मौजूद ऑफिसर्स अब कैदियों से अपना ध्यान हटाकर बातें करने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर जोंगडू अपने मुंह में छुपाई हुई एक पिन बाहर निकालता है और अपनी हथकड़ी को खोलने लगता है। इस तरफ वो स्टाफ मेंबर भी अपने हथियार लेकर कैदियों को छुड़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सभी लोग शिप के असली स्टाफ नहीं हैं और इन लोगों ने असली स्टाफ को पहले ही मार दिया था और ये लोग स्टाफ बनकर यहाँ पर कैदियों को छुड़ाने आए हुए हैं। वहीं अब जोंगडो भी अपनी हथकड़ी खोल लेता है। फिर वो स्टाफ मेंबर्स भी ऑफिसर्स पर हमला करने लगते हैं। साथ ही ये लोग शिप के कुछ पायलट्स को भी मार देते हैं और कोरिया से कांटेक्ट करने के सभी रास्तों को भी खत्म कर देते हैं, ताकि कोई भी ऑफिसर कोरिया से बात करके मदद ना बुला पाए। और इसी वजह से TVS, जो कि शिप पर नजर रख रही थी, वो भी शिप की लोकेशन को खो देती है और उन्हें भी शिप से सारे सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं। ये देखकर वोंग को समझ नहीं आता कि अचानक से ये कैसे होने लगा। वहीं पर डायोन के फोन में भी सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं और इसके बारे में पता लगाने के लिए डायोन अब बाहर आती है। वहीं जोंगडो का साथी भी अपनी हथकड़ी खोल रहा होता है और तभी एक ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है और जोंगडो उस पर हमला करने लगता है और स्टाफ मेंबर्स भी ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। यहाँ जोंगडो और उसका साथी मिलकर ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और जोंगडो गुस्से में उसका पूरा कान ही काट लेता है। यहीं पर एक ऑफिसर VTS ग्रुप को अपने ऊपर अटैक होने की खबर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी सिग्नल्स नहीं मिलते और स्टाफ मेंबर्स उसे भी मार देते हैं। यहाँ पर सारे स्टाफ मेंबर जोंगडू से भी मिलते हैं और हमें पता चलता है
कि ये सारा प्लान जोंगडू ने ही बनाया था। वहीं पर अब वोंग भी सभी सोल्जर से जल्द शिप की लोकेशन को निकालने के लिए बोलता है। इधर शिप पर जोंगडू अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक ऑफिसर को बहुत बुरा मारता है और उसके ऊपर सुसु भी कर देता है। यहीं दायोन भी बाहर की तरफ आकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे डॉक्टर दिखाई देता है जो कि बेसमेंट से आ रहा था। ये देखकर दायोन डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उससे पूछती है कि तुम नीचे क्या करने गए थे। तभी सियोकवू यहाँ पर आ जाता है और वो दायोन को ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर दायोन उसे भी शिप के सिग्नल्स जाम होने के बारे में बताती है और तभी ने शिप के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है जो कि वहां पर कुछ कर रहा था और ये सभी लोग अब उसे पकड़ने जाने लगते हैं। वहीं शिप के अंदर साइड में एक एक करके सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और एक कैदी आजाद होने के बाद कहने लगता है कि वो ऑफिसर दायोन कितनी हॉट थी। यहाँ पर वो दायोन के बारे में और भी बातें बोलता है और ये सुनकर जोंगडो सबके सामने उसे गोली मार देता है और कहता है कि दायोन सिर्फ मेरी है। जोंगडो की यह हरकत देखकर सभी लोग अब उससे डरने लगते हैं। यहाँ जोंगडो ली को भी यहाँ पर देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि जोंगडो ली को पहले से जानता था। जोंगडो ली से कहता है कि तुम तो 10 सालों में जरा भी नहीं बदले और अब भी तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। यहाँ पर ली जोंगडो से कहता है कि हम सभी को कोरिया चलना चाहिए, लेकिन जोंगडो कोरिया जाने से साफ मना कर देता है। साथ ही यहाँ पर उसके डर की वजह से कोई और भी उसके खिलाफ नहीं बोलता। इस तरफ सियोकवू और दायोन कुछ ऑफिसर्स के साथ शिप के कंट्रोल रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वही स्टाफ भी मौजूद थे और वो लोग सियोक और बाकी सभी पर फायर करने लगते हैं। इस तरफ जोंगडो ली से भी अपने साथ इंजन रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर ली को पुलिस ऑफिसर को मरा हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी वाइफ की याद आने लगती है जिसे किसी ने इसी तरह मार दिया था। वहीं दायोन होशियारी दिखाकर एक स्टाफ मेंबर को मार देती है, लेकिन तभी दूसरा मेंबर एक पायलट पर गन पॉइंट कर लेता है और बाकी सभी से हथियार फेंकने के लिए बोलता है। मगर तभी दायोन पीछे से हमला करके उसे भी पीटने लगती है और सियोकवू गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ पर दायोन अब पायलट से कोरिया बात करने का कोई रास्ता पूछती है। इस पर पायलट इन्हें इंजन रूम में रखे हुए सैटेलाइट फोन के बारे में बताता है जिससे कोरिया कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। वहीं अब कुछ कैदी सभी मरे हुए ऑफिसर्स की बॉडी को फ्रीजर में रख देते हैं और वहां से उनका खून बहते हुए नीचे जाने लगता है और पाइप से वो खून टपक कर अल्फा के ऊपर गिरता है जिससे अल्फा को भी होश आ जाता है। वहीं जोंगडो अपने साथियों के साथ इंजन रूम में आ जाता है और वहां पर काम करने वाले सारे वर्कर्स को मारने लगता है और इनसे सैटेलाइट फोन के बारे में पूछता है। फिर जोंगडो के साथी सैटेलाइट फोन को भी खत्म कर देते हैं ताकि कोई भी ऑफिसर कोरिया तक कांटेक्ट ना कर पाए। इस तरफ सियोकवू को भी सारे कैदी भागे हुए दिखाई देते हैं और उसके काफी सारे ऑफिसर्स भी मर चुके थे जिनकी बॉडी भी गायब थी। सियोकवू को ये बात समझ नहीं आती कि वो अब ये सारी खबर कोरिया कैसे पहुंचाएगा। इस पर दायोन सियोकवू को भी इंजन रूम में रखे हुए सैटेलाइट फोन के बारे में बताती है। वहीं जोंगडो शिप के एक इंजीनियर को मारने लगता है, लेकिन ली इस बार उसे रोक लेता है और तभी पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। मगर ये इंजीनियर पुलिस ऑफिसर से इंजन रूम में गोली चलाने से मना करता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पाइप थे और अगर गोली गलत जगह पर लग गई तो यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकते हैं और इससे शिप बंद हो जाएगी। इसके बाद सभी कैदी और पुलिस ऑफिसर्स आपस में लड़ने लगते हैं, मगर ली इस लड़ाई में नहीं घुसता। यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी यहाँ पर अल्फा भी आ जाता है जो कि एक आदमी के किक मारता है जिससे वो आदमी एक ही बार में खत्म हो जाता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ अल्फा की आंखें तो अभी भी बंद थीं, लेकिन वो इंसानों की बॉडी से निकलने वाली हीट को महसूस करके उनकी मौजूदगी का पता लगा सकता था और वो ऐसा करके ही सभी लोगों को मारने लगता है, चाहे वो पुलिस हो या फिर वो कैदी हो। और ये देखकर जोंगडो भी यहाँ से भागने लगता है। वो अल्फा के ऊपर फायर भी करता है, मगर अल्फा काफी तेज था और वो जोंगडो के हमलों से बच जाता है और फिर वो जोंगडो पर हमला करके उसका एक हाथ तोड़ देता है। मगर तभी जोंगडो अब हंसने लगता है और इसके बाद अल्फा उसके सर पर हैमर मार मार कर उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों को मरा हुआ देखकर सियोकवू को काफी बुरा लगता है और अब इंजन खराब होने की वजह से शिप भी रुक जाती है। यहाँ पर अल्फा भी सियोकवू के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। तभी ली अल्फा पर हमला करके सियोकवू को छुड़ाता है और ये सभी लोग सेकंड डोर से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर तभी अल्फा फिर से सियोकवू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली फिर से उसे रोक लेता है। मगर अब अल्फा ली को पकड़ लेता है और तभी दायोन अल्फा को शूट करके ली को छुड़ा लेती है और ये लोग यहाँ से निकलकर डोर को बंद करने लगते हैं। यहाँ पर अल्फा इनके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे किक मारकर बाहर फेंक देता है और ये सभी लोग बच जाते हैं। फिर यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सियोकवू, दायोन और ली को बताता है कि अल्फा ने जो जैम सूट पहना है वो इस जमाने का तो नहीं लग रहा और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काफी सालों पुराना हो। वहीं दूसरी तरफ वोंग भी अब सैटेलाइट की मदद से शिप को देखता है और उसे पता चल जाता है कि शिप के सभी कैदी आजाद हो गए और ये शिप भी काफी देर से एक ही जगह पर रुकी हुई है। ये सब जानकर वोंग को काफी गुस्सा आता है। अब तभी वोंग के पास उसके चीफ की कॉल आती है जिसका नाम पिलसंग होता है
और उसकी बॉडी पर भी वैसा ही निशान होता है जैसा कि अल्फा की चेस्ट पर था। यहाँ पर वोंग पिल्संग से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ और मैं तुम्हारे कहने से उस शिप पर जाकर अल्फा को नहीं लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पिल्संग किसी भी हाल में अल्फा को उसके पास लाने के लिए कहता है और ये सुनकर वोंग को अब काफी गुस्सा भी आता है। यहाँ पर इनकी बातों से हमें समझ में आता है कि वोंग अल्फा को सीक्रेटली कोरिया में ला रहा था और इसके बारे में वोंग के अलावा किसी भी ऑफिसर को नहीं पता था। यहाँ वोंग अब गुस्से में आकर एक खंबे के ऊपर पंच मारता है जिससे उसमें छेद हो जाता है और हमें पता चलता है कि वोंग भी एक सुपर ह्यूमन है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसा बनाया गया है। वहीं अब वो पायलट लाइफ बोट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अल्फा यहाँ पर आ जाता है और वो इन सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद डॉक्टर और उसकी साथी को भी बाहर से किसी की आवाज आती है। उसकी साथी खिड़की से बाहर झांकने लगती है और तभी अल्फा उसे पकड़ लेता है और उसे भी खत्म कर देता है। डॉक्टर ये देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है और तभी उसे स्योकवू और बाकी सभी मिल जाते हैं। यहाँ पर अब दायोन के पूछने पर डॉक्टर उससे सब कुछ बताता है कि अल्फा शिप के नीचे बेसमेंट में था जहाँ मैंने उसे बेहोशी की दवाई दी थी। साथ ही डॉक्टर कहता है कि अल्फा एक चलती फिरती लाश है और वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। स्योकवू डॉक्टर से अल्फा के बारे में और पूछता है। इस पर डॉक्टर बताता है कि एओन जेनेटिक ने मुझे अल्फा को हर 6 घंटों में बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था, जिसके बदले में मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे और इसीलिए मैं यह काम सीक्रेटली करने के लिए मान गया। यहाँ पर एओन जेनेटिक कंपनी का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी स्योक और सभी को बताता है कि एओन जेनेटिक वो कंपनी है जो कि ऐसी दवाई बना रही थी जिसे खाने से इंसान 10 साल जवान हो जाए। यहीं पर अब इन सभी लोगों को अल्फा से लड़ाई करने के बाद चोट भी लग गई थी और इसीलिए अब ये सभी लोग फर्स्ट एड किट के बारे में पूछते हैं। इस पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि मैं फर्स्ट एड किट को बेसमेंट में ही छोड़ आया था। साथ ही अब यहाँ पर सारी की सारी लाइफ बोट भी टूट चुकी थी और ये सुनकर स्योकवू डायोन को ली और डॉक्टर के साथ बेसमेंट में जाने के लिए कहता है और खुद अकेला लाइफ बोट देखने के लिए चला जाता है। वहीं अब अल्फा और लेडी क्रिमिनल्स के पास भी आने लगता है और इन सभी लोगों ने अल्फा को पहली बार देखा था और उसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी अल्फा यहाँ मौजूद ऑफिसर को मारता है और फिर एक कैदी के दोनों पैर काट देता है और एक लेडी को सबके सामने कीलों पर टांग देता है। ये देखकर दोनों कैदी डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं डॉक्टर दायोन और उस बूढ़े आदमी को लेकर शिप के बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पहले अल्फा बंद था और फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि अल्फा होश में आते ही उस पर नजर रख रहे लोगों को काफी बुरी तरह मारता है और एक आदमी उसे गन से शूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अल्फा उससे बचता है और उसका एक हाथ उसके शरीर से ही उखाड़ देता है और ये सब देखकर ली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस तरफ स्योकवू को भी यहाँ पर और लोग मरे हुए दिखाई देते हैं जिसमें उसकी एक लेडी ऑफिसर भी थी और ये देखकर स्योकवू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं पर डॉक्टर भी उस बूढ़े आदमी का इलाज करने लगता है और तभी दायोन ली से भी इलाज कराने के लिए बोलती है क्योंकि लड़ाई के दौरान ली को भी चोट लग गई थी। साथ ही यहाँ पर दायोन को कुछ फाइल्स भी दिखाई देती हैं जिसमें अल्फा के बारे में जानकारी लिखी हुई थी और इससे इन्हें पता चलता है कि अल्फा का असली नाम किम है और वो 1911 में पैदा हुआ था। ये बात जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि 1911 में पैदा होने के बाद अल्फा अभी तक आखिर मरा क्यों नहीं। साथ ही इन्हें पता चलता है कि 1943 में किम यानी कि अल्फा को मजबूर किया गया था जापानीज सेना को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद फिलीपीन के खिलाफ लड़ाई में उसका एक हाथ भी कट गया और इसके बाद जापानीज सेना ने उसे अपने ह्यूमन वेपन टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसका नाम किमोनो प्रोजेक्ट था और उसी से अल्फा एक ह्यूमन वेपन बन गया है। यहाँ इन सभी लोगों को अल्फा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसे एक्सपेरिमेंट करके सुपर ह्यूमन बना दिया गया है, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आता कि अल्फा इस शिप पर कैसे आया। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी क्रिमिनल और उसका साथी अल्फा से बचकर भागते हैं और एक लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और नीचे जाने लगते हैं, मगर तभी अल्फा लिफ्ट के ऊपर ही कूद जाता है और इससे लिफ्ट बीच में अटक जाती है। वहीं डॉक्टर को भी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्फा को प्रोजेक्ट के दौरान काफी दुख और तकलीफ दी जाती थी, जिससे वो काफी ज्यादा खतरनाक बन गया है और साथ ही अल्फा के अंदर वुल्फ की भी पावर है जिससे उसकी सुनने की शक्ति भी बढ़ गई है और अल्फा की पावर एक आम इंसान से 5 गुना ज्यादा है। इस तरफ अब अल्फा लिफ्ट के अंदर पैर मार मार कर हॉल कर देता है और ये देखकर ये दोनों कैदी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं डॉक्टर को ये पता चलता है कि अल्फा के अंदर जो प्रोटीन है उससे अल्फा की उम्र नहीं बढ़ती। यहाँ पर ली भी इन सभी रिपोर्ट्स को काफी गौर से देखता है और इसके बाद कहानी साल 1943 में जाती है जहाँ पर हम कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि अल्फा पर एक्सपेरिमेंट करके उसे सुपर ह्यूमन बना रहे थे और ये लोग अल्फा की आंखें निकालकर उन्हें भी बंद कर देते हैं और इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी खुशी में सभी डॉक्टर्स और यहाँ पर मौजूद सैनिक जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और इससे अल्फा को होश आ जाता है और वो बुरी तरह से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को और डॉक्टर्स को मारने लगता है
यहाँ पर सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्फा काफी पावरफुल था, वो इन सभी को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। तभी एक डॉक्टर अल्फा को इसी लैब में बंद कर देता है, लेकिन अल्फा उसे भी शूट करके मार देता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ अल्फा अब लिफ्ट में मौजूद उस क्रिमिनल को मारने लगता है और ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी सेओक्वू यहाँ पर आ जाता है, जो कि जल्दी से उस लेडी को लिफ्ट से बाहर निकालता है। फिर यहाँ पर लिफ्ट की केबल टूट जाती है और लिफ्ट काफी तेजी से नीचे चली जाती है और एक धमाका होता है, लेकिन अल्फा को इससे कुछ भी नहीं होता और ये देखकर सेओक्वू इस लेडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वोंग भी अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर से शिप पर आने लगता है और उसके सोल्जर्स किसी तरह का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे उनके अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है। वहीं अब सेओक्वू उस लेडी को लेकर शिप के किचन में आ जाता है और उस लेडी को बचाने के लिए बॉडीज के पास फ्रीजर में बंद कर देता है और खुद अल्फा पर हमला करने लगता है, लेकिन अल्फा सेओक्वू के हमलों से बच जाता है और सेओक्वू को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ सेओक्वू भी अल्फा के हाथ पर जोर जोर से काटने लगता है और अल्फा का एक हाथ उखाड़ देता है और अल्फा से कहता है कि चलो मैंने कम से कम तुम्हारा एक हाथ तो उखाड़ ही दिया, अब मैं अपने साथियों को मरने के बाद ऊपर जाकर मुंह दिखा पाऊंगा। और ये सुनकर अल्फा को गुस्सा आता है और फिर वो सेओक्वू को खत्म कर देता है। इसके बाद अल्फा फ्रीजर रूम में भी चेक करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर वो लेडी लाशों के बीच में शांत होकर लेट जाती है और उसके शरीर का टेम्परेचर भी कम हो चुका था। इसी वजह से अल्फा उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चला जाता है। अब तभी वोंग इस शिप पर आ जाता है और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमें बचाने के लिए लोग आ गए, लेकिन ली इन सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुमने मदद बुलाने की कोशिश की थी। इस पर डायोन मना करती है और ली समझ जाता है कि ये लोग इन्हें बचाने यहाँ पर नहीं आए। फिर वोंग शिप के अंदर आता है, जहाँ पर उसे वही क्रिमिनल लेडी मिलती है, जो कि इन्हें देखकर सोचती है कि ये लोग उसे बचाने यहाँ पर आए हैं, लेकिन वोंग उसे शूट करके खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर और डायोन भी आ जाते हैं और फिर यहाँ पर वोंग डायोन को भी शूट करके उसे भी खत्म कर देता है। वोंग अल्फा का सच किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो सभी को मार रहा होता है। और अब डायोन को मरता हुआ देखकर ली को काफी गुस्सा आता है। ली इन सभी को मारने लगता है और वोंग को पकड़ लेता है। तभी वोंग ली की शर्ट फाड़ता है और ली के चेस्ट पर भी वैसा ही निशान होता है जैसा कि अल्फा और बाकी सुपर ह्यूमंस के ऊपर था। और ये देखकर वोंग ये पहचान जाता है कि ली भी एक सुपर ह्यूमन है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। साथ ही अब हमें यहाँ पता चलता है कि ली ने ही जानबूझकर अल्फा का नाम लिस्ट में लिखवाया था, जिस वजह से अल्फा को इस शिप से लाया जा रहा था। और ये सब ली ने बस इसीलिए किया था ताकि वो वोंग और बाकी सभी लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें खत्म कर पाए। अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली की लड़ाई कुछ गुंडों से हो जाती है और तभी एक गुंडा ली के चाकू भी मार देता है। मगर तभी यहाँ पर वोंग भी आ जाता है, जो कि ली और बाकी सभी लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ने लगता है। मगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगभग सभी लोग मर जाते हैं और ली भी ऑलमोस्ट मर ही जाता है। इसके बाद सभी मरे हुए लोगों की बॉडी को ट्रक में डालकर दूसरी जगह लाया जाता है और उन्हें ठिकाने लगाया जाने लगता है। मगर तभी अचानक से ली को होश आता है और अब वो सुपर ह्यूमन बन चुका था। फिर ली यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। मगर इसके बाद ली शादी करके एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर देता है, लेकिन फिर एक दिन वोंग ली की वाइफ को मार देता है और साथ ही वो ली के बेटे को भी मार देता है। और प्रेजेंट टाइम में वोंग ली को बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया था। और ये बात सुनकर ली को अब काफी गुस्सा आता है। मगर अब तभी यहाँ पर अल्फा भी आ जाता है और ये देखकर वोंग के सोल्जर अल्फा पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अल्फा एक डोर को अपनी शील्ड बनाकर इनसे बच जाता है और ली भी इन सोल्जर्स को मारने लगता है। फिर अल्फा बिना एक हाथ के ही सभी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अब वोंग अल्फा से लड़ने लगता है और उसे काफी बुरा पीटता है, क्योंकि वोंग भी एक सुपर ह्यूमन था और वो अल्फा से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वहीं अब डॉक्टर हेलीकॉप्टर के पास आता है और पायलट पर गन पॉइंट करके उसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए बोलता है। मगर अब पायलट डॉक्टर को ही शूट कर देता है और डॉक्टर भी पायलट को शूट कर देता है और ये दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। इस तरफ वोंग भी अल्फा के पैर की नस काटकर अल्फा का खून निकालता है और फिर अल्फा की गर्दन काटकर वोंग उसे खत्म कर देता है। और अब बस इस पूरी शिप पर ली और वोंग ही जिंदा बचते हैं। यहाँ पर वोंग ली से कहता है कि अल्फा तो मारा गया, इसलिए अब मैं तुम्हें ही चीफ के पास ले जाऊंगा। यहाँ पर अब ली और वोंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इन दोनों की फाइट काफी टक्कर की होती है, लेकिन यहाँ पर लड़ते समय वोंग ली को उसके बेटे के बारे में याद दिलाने लगता है और इससे ली का गुस्सा और बढ़ता है और वो वोंग को बुरी तरह से पीटने लगता है और उसे पानी में फेंक कर उसे खत्म करने के लिए खुद भी पानी में कूद जाता है। फिर इसके बाद हम एक आइलैंड पर बनी हुई सीक्रेट लैब को देखते हैं, जो कि चीफ चिलसंग की ही होती है और इस जगह पर काफी सारे लोग कैद थे जिन्हें सुपर ह्यूमन बनाया जा रहा था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हीं में से एक पिल्संग का हाथ पकड़ लेता है, मगर यहाँ पर पिल्संग भी एक सुपर ह्यूमन था, इसीलिए वो उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर अब उसके साथी उसे बताते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन रही तो हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे।
ये सुनकर पिल्संग कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के खतरे का सामना कर सकते हैं। इतना बोलकर पिल्संग एक लड़के के पास आ जाता है और फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि उस समय वोंग ने असल में ली के बेटे को नहीं मारा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ली के बेटे के अंदर भी बिल्कुल ली की तरह पावर्स हैं और वो भी एक सुपर ह्यूमन है। और यहाँ पर ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ली का ही बेटा होता है, जिसे पिल्संग ने अपने पास कैद करके रखा था। इस तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा बच गया होता है और अब ली एक आइलैंड पर आ जाता है और उसका बस एक ही मकसद रहता है, पिल्संग के इस प्रोजेक्ट वोल्फ हंटिंग को बिल्कुल बंद करना ताकि कोई और सुपर ह्यूमन ना बने। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।